हाँ जी, तो राम राम जी सरण। और क्या हो, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। क्या चल है तेरी? बढ़िया चलती होगी। तो देखो, मैं थाने एक चीज बताना चाहूँ। कोशिश का विभाजन है जो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गयो सारो करवा दियो मैं थाने। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू क्या करना, रवि सर की क्लास है जो कि एक दो दिन छोड़ के आने लग रही है नहीं, तो बिंग में कोई दिक्कत को नहीं। और अब आप आज चैप्टर आप अगलो चैप्टर स्टार्ट करा। कोशिश का विभाजन पढ़ लियो और कोशिश का भी पढ़ ली। लगभग आप चैप्टर कवर करता आना लग रहे हैं धीरे धीरे, और नीट लेवल तक का कवर करता आना है। तो अगला चैप्टर है अपना अनुवंशिकी। ठीक है, अनुवंशिकी व विविधता के सिद्धांत। ठीक है जी, वो अपने चैप्टर को नाम है 12th क्लास को चैप्टर है। चैप्टर नंबर है इसका 7। 7 नहीं है, 5 है, सॉरी 5 नंबर चैप्टर है, 12th क्लास आरबीएससी की। वहां से मैंने ये चैप्टर कवर किया है। क्यों कवर करूंगा, रीजन वो है कि अनुवंशिक का चैप्टर है जो अपना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा है। तो वो आपका पहले 10th बेस को करांगा, फिर 12th बेस को करांगा। इन डायरेक्ट आप 12th बेस को कर ले, बार बार ना करना पड़ा है, चीजें सारी क्लियर हो जाए एक साथ। तो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्लास, कोशिश का विभाजन ना भी लंबी जा सका है। बाकी चीज हर चीज में एक एक शब्द थारो क्लियर करने को प्रयास करूंगा। तो आप करा शुरू। अनुवंशिकता देखो, अनुवंशिकता क्या है। अभी संसार के अंदर थे बहुत तरह का जीव जंतु देखने लग रहे हो। तो कभी थारे मन में वो सवाल आएगा कि हाथी को बच्चे जो हाथी है वो हाथी के बच्चे नहीं क्यों जन्म देगा। ठीक है, वैसे तो अब कई बच्चा क्या होगा, गुडी हाथे तो बच्चा देवे, कोई हाथ नहीं देवा, एक ही बात। ठीक है, और आप देखा तो इंसान है जिका इंसान वर्ग की संतति हुआ है। मतलब जिसका भी आप जीव देखा भी सेम टू सेम आम की गुठली लगाऊंगा तो आम ही उगेगा, है नहीं। तो बाकी किसी फिल्म में शायद जैसी करनी वैसी भरनी, बिगमा के मैंने कहा जो बोएगा वो ही पाएगा। तो अनुवंशिकता यह चीज बताने लग रही है। तो आप इन बारे में अनुवंशिकता बारे में आगे देखा, इंसान है वो इंसान का बच्चा ही जन्म क्यों देवे। कभी विचार आए इन चीज में? आ चीज हुआ क्यों, आ चीज हुआ भी अनुवंशिकता या जेनेटिक्स की वजह, अनुवंशिकता या जेनेटिक्स की वजह हुआ है। तो अब अनुवंशिकता और जेनेटिक्स ने आप देखा, इंगा बारे में सर्वप्रथम कण बतायो, इंगा बारे में सर्वप्रथम बतायो मेंडल जी। कण मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक का, और बे गया एक चर्च के अंदर पादरिया, और बिंग वजह सागे सागे बे के करता सांख्यिकी स्टैटिक्स गणित को एक टॉपिक है। बिंगा बे व्याख्याता के इसको थे या प्रोफेसर के इसको बेहा। तो अनुवंशिकता के बारे में मैं सर्वप्रथम बतायो। तो आप करा शुरू आपनो चैप्टर। वो सारो खेल के है इन बारे में पापा समझाना। चलो बात करा वंशागति, अनुवंशिकता वंशागति। वंशागति का मतलब क्या है? वंश आपने सुना होगा कि हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। तो वंश अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ाना, गति का मतलब गति करना, वंशागति। यानी कि यहां पर जनक से लक्षण संतति में जाते हैं, यानी कि हमारे माता पिता के लक्षण होते हैं वो संतति में आते हैं, और संतति से फिर हमारी संतति में, फिर उसकी संतति में, ये लक्षण है वो इस तरह से चलते हैं। इसे बोलते हैं वंशागति। क्या बोलते हैं जी? वंशागति। जनक से, यानी कि कोई भी जीव है तो वो एक जनक है, तो उसके लक्षण है वो उसकी संतति में जाएंगे। ठीक है, फिर अनुवांशिकी क्या है? ये जो वंशागति होती है वो अनुवांशिकता के कारण होती है, या जो अनुवांशिकता होती है वो वंशागति के कारण होती है। तो अनुवांशिकी क्या है? इसे जेनेटिक्स बोलते हैं। अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिक को आप बोलते हो जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा, यानी कि अनुवांशिकी एक विज्ञान की शाखा है। जैसे विज्ञान एक पेड़ है तो उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे रसायन विज्ञान है। मुख्य शाखाएं इसकी 3 होती है। कौन कौन सी होती है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये इसकी 3 मुख्य शाखाएं, और उप शाखाएं भी इसकी जीव विज्ञान के अंदर अनुवांशिकी हो गई, और भी बहुत सारी, एनाटॉमी हो गई, साइटोलॉजी हो गई। ठीक है, ये सारी अपने अलग अलग चीजों में अध्ययन किया था। तो उसी प्रकार अनुवांशिकी भी एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत, यानी कि अनुवांशिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जनक व संतति में लक्षणों व गुणों की समानता। इसका मतलब क्या है? यानी कि जनक, यानी कि आप देखिए कि आपके पिता या हमारे पिता के लक्षण हमारे साथ कुछ मैच करते हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि उंदरा का जमेड़ा तो बिल्ली खोदी, है नहीं? तो अब ऐसे कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में इसका कितना हो जाएगा इस स्लाइड का, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलते हैं आगे। तो आपने सुना होगा कि उंदरा का जमेड़ा तो बिल्ली खोदी, तो बिल्कुल ये सही कहावत है, क्योंकि लक्षण तो अगले संतति में जाएंगे ना।
उसमें कुछ समानताएं भी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने इसके बारे में विचार किया है? क्या आप बिल्कुल अपने पापा जैसे हो? नहीं सर, विभिन्नताएं हैं। तो वो भी किसके कारण आती है? गुणसूत्रों में विभिन्नता, जीन्स के कारण, अनुवांशिक के कारण आती है सारी चीजें। समानता, गमन और विभिन्नता का संपूर्ण जो अध्ययन करते हैं वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? अनुवांशिक के अंतर्गत करते हैं। ये दो लाइनें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अनुवांशिकी क्या कह सकते हो कि जनक से संतति में लक्षणों का गमन करना, हाँ, उनके लक्षणों की समानता, विभिन्नता, ठीक है, वंशानुक्रम, ये सारे अपने वंशागति का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे ही अनुवांशिकी कहते हैं। और यह जीवों का यह गुण क्या कहलाता है? जीवों का यह गुण कहलाता है अनुवांशिकता। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में किसने बताया था? तो मैं बता चुका हूं सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? सर इसके बारे में बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने बताया था। किसके बारे में? अनुवांशिकी के बारे में। अब इनको मैं आपको ना सुनी सुनाई बात मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको ज्यादा लोड देने वाली बात नहीं है, फिर मैं बता देता हूं। हुआ क्या था, जब इन्होंने एक लगभग ग्रेगर जॉन मेंडल, तो अपने सीधा मेंडल ही नाम लेते हैं इनका, मेंडल जी ने 1856 से लेकर और 1863 तक, यानी कि लगभग 7 सालों तक अनुवांशिकता पर काम किया था। 7 सालों तक इन्होंने काम किया था। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। कब तक? 1856 से 1853 तक इन्होंने अनुवांशिकता पर काम किया था। ठीक है, इन्होंने बाद में सारा काम किया, सारे रिजल्ट निकाल लिए। तो 1800 वाली यानी कि 19वीं शताब्दी की बात चल रही है। उस टाइम क्या हुआ था, ना तो इतना सोशल मीडिया का जमाना था और ना ही कुछ टेक्नोलॉजियां थी, और बहुत सी चीजें थी जो अब हैं लेकिन उस टाइम नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, जो अपना पूरा डाटा एक बुक तैयार की, उस बुक के अंदर सारा डाटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया, जिनको रिजल्ट प्राप्त हुए। तो वो लेकर गए पेटेंट करवाने के लिए या छपवाने के लिए या इसको पब्लिश करवाने के लिए भी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन इनकी जो डाटा था वो रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, देखो मैंने कोई बुक्स में पढ़ा था, मुझे बुक्स में ध्यान नहीं है क्यों रिजेक्ट किया कैसे, तो मैं आपको हल्के याद करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनके मरने के बाद में इन्हें यह दर्जा मिला था अनुवांशिकी के पिता। ठीक है, तो आपको वैसे ही ध्यान, अनुवांशिकी के पिता पूछे तो आप यही बोलोगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और कहीं कहीं आधुनिक अनुवांशिकी के पिता भी आपको ग्रेगर जॉन मेंडल मिल सकते हैं। तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आप बोलोगे मेंडल। ठीक है, कब काम किया इन्होंने? 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने काम किया था। ये आपको दो बातें याद हो, मैं साथ के साथ मिटाता जा रहा हूं तो आप नोट डाउन करते जाना साथ के साथ, चीजें बहुत क्लियर होंगी आपकी। अब देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किए थे अनुवांशिकता के बारे में, भाई लक्षण आगे जाएंगे, ठीक है, और जैसे कि जनक से लक्षण संतति में जाते हैं, संतति से उसकी संतति में जाते हैं, इस तरह से लक्षण आगे जाते हैं। कोई लक्षण किधर जाता है, कोई किधर जाता है, इन्होंने समझने के लिए मटर का पौधा चूज किया। किसका पौधा चूज किया? मटर का पौधा यूज किया। तो मटर का पौधा, तो आप सोचोगे कि सर मटर का पौधा क्यों यूज किया? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले आपको यह बताना है कि मटर के पौधे पर मेंडल जी ने क्या किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किया, वह वंशागति को समझाया, वंशानुक्रम को समझाया, वंशागति को समझाया। ये सारी एक ही बातें हैं। तो इन्होंने वंशागति को समझाया। उसके बाद में क्या हुआ, तो कई बार क्या होता है एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किए, तो वहां पे मटर ऑप्शन में नहीं था। लो जी, तो सर क्या करें, उन्होंने मटर का वैज्ञानिक नाम दे दिया था। मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम क्या नाम होता है जी? पाइसम स्टाइवम। इधर लिख देता हूं पाइसम स्टाइवम, ये इसका विज्ञान। कहीं कहीं आपको पाइसम की जगह पीसम भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। अब इसी के साथ साथ मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटकर आपको एक चीज बताता हूं। ये पाइसम स्टाइवम आप नाम देखो, जब अपने द्विनाम पद्धति पढ़ेंगे ना, कौन सी पद्धति? द्विनाम पद्धति पढ़ेंगे, तब आपको बताऊंगा कि यह नामकरण किया कैसे जाता है। ये जो पाइसम है ना, ये होता है वंश, और जो स्टाइवम होती है वो होती है जी आपकी जाति। ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने, पूछ लेते हैं कई बार।
कि जो द्विनाम पद्धति में क्या होता है, तो द्विनाम पद्धति में होता है जी आपका पहला जो शब्द होता है वो आपका होता है किसका, पहला आपका जो शब्द होता है वो होता है किसका, कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला शब्द होता है वंश का और दूसरा शब्द होता है जी आपका जाति का। तो मटर का वैज्ञानिक नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, सभी याद होगा आपको, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। तो इसका नाम होता है जी पाइसम स्टाइवम। किसका, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है जी पाइसम स्टाइवम। ठीक है जी। अब इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। तो आप पूछोगे सर मटर का पौधा क्यों लिया, और भी तो पौधे ले सकते थे ना, बिल्कुल ले सकते थे, मटर का क्यों लिया, इसके कई रीजन थे। ठीक है, तो इसके रीजन होने का रीजन भी मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट के लिए छोटा सा माफी चाहूंगा। चलिए करते हैं शुरू। देखिए मटर का पौधा इन्होंने क्यों लिया, किसका पौधा, मटर का पौधा क्यों लिया इन्होंने, तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। मटर का पौधा लेने का रीजन ये है कि मटर के पौधे में क्या क्या खास बातें थी, स्पष्ट विभिन्नता थी। क्या थी, स्पष्ट विभिन्नता। स्पष्ट विभिन्नता मतलब इनके जो मटर के पौधे के अंदर जो उसको गुण दिखाई दे रहा था वो सारे के सारे गुण अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। स्वयं परागण, ये क्या होता है, स्वयं परागण भी मटर के पौधे के अंदर पाया जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, स्वयं परागण क्या होता है। स्वयं परागण क्या होता है, स्वयं परागण वह होता है जब पौधे के, एक ही पौधे के वर्तिकाग्र पर, देखो समझाता हूं, समझो इस चीज को। ये मान लीजिए पौधा है, तो पौधे में लैंगिक अंग होते हैं दो, कौन कौन से, एक होता है स्त्री केसर और एक होता है पुंकेसर। ठीक है, अब इस स्त्री केसर में आपके तीन होते हैं, क्या क्या, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, और इस पुंकेसर से बनते हैं परागकण। एक ही पौधे के अगर परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी कि वही पौधे की वर्तिका पर उसी पौधे के परागकण गिर जाएं, तो उसे बोलते हैं जी स्वयं परागण। स्वयं का मतलब उसी पौधे के, पर परागण का मतलब क्या होगा, किसी दूसरे पौधे के परागकण इस पर गिरेंगे तो वो हो जाएगा पर परागण। उसके बारे में अपने स्वयं परागण, पर परागण, वर्तिका, उसके बारे में अपने पौधे का जब पढ़ेंगे ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना बता दिया कि पर स्वयं परागण का मतलब क्या होता है, जब उस एक ही पौधे के स्त्री के आपके जो वर्तिकाग्र पर उसी पौधे के परागकण गिरते हैं तो उसे बोलते हैं स्वयं परागण। कम समय में अधिक पीढ़ियां, इसका मतलब क्या है कि मटर एक ऐसा पादप है, एक साल में आप लगभग 3 से 4 बार फसलें उठा सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। देखो कैसे, अब इसने कोई फसल उत्पादन के लिए ये सब नहीं किया मेंडल जी ने। मेंडल जी ने क्या किया, मेंडल जी को ये चाहिए कि मुझे आनुवंशिकता को समझाना है। ठीक है, अब मान लेते वो वैज्ञानिक को ले लेते, तो अब वैज्ञानिक को क्या खुद को ले लेते या मानव पीढ़ी को ले लेते। अब मानव पीढ़ी जन्म, जैसे आपका जन्म होता है, आप जन्म के योग्य कब होते हैं, लगभग 15-16 साल के बाद में, फिर अगली पीढ़ी, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हो तो लगभग आपको 32, 33, 34, 35 साल लग जाते हैं। इतने में तो मेंडल जी खुद दिए। तो अब मटर का पौधे में क्या होता है, आप एक साल में लगभग 3 से 4 पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हो। यानी कि एक ही पौधे की आप एक उसकी संतति उत्पन्न करवाई, उसके बाद में उसकी संतति, उसके बाद में उसकी संतति, उसके बाद में इसकी संतति, यानी कि एक वर्ष में 3 से 4 पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हो। तो आपको 4 रिजल्ट आपको अलग अलग नजर आएंगे। इसलिए कम समय में अधिक पीढ़ियां, संतति की बड़ी संख्या, यानी कि इसमें जो संतान उत्पन्न होती है जनक से वो बड़ी संख्या में उत्पन्न होती है। ये भी काफी, यानी कि आप एक पौधा मटर का लगाते हैं तो उसमें कई बीज आपको दिखाई देते हैं, कई फलियां लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये चीजें, इसलिए मटर का पौधा यूज किया मेंडल जी ने। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए आपका। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। 4 बातें लिख ली ना आपने,
चलिए अब इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। मिटाता हूं इसको, साथ के साथ नोट करते जाना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है जी, जो कि अपने पास जगह कम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए जगह की भी जरूरत पड़ती है। चलिए अब मटर के पौधे में, मटर का पौधा तो ले लिया, उसके साथ विप्रयासी लक्षण दिए। मटर के विप्रयासी, विप्रयासी का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट, 7 लक्षण दिए। कौन कौन सा 7 लक्षण दिए उसने? एक तो तने की ऊंचाई, या तने की ऊंचाई आपको पौधे की ऊंचाई भी मिल सकता है, या तो तने की ऊंचाई और साथ के साथ यहाँ पे आपको पौधे की ऊंचाई भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है जी? पौधे की ऊंचाई। तो पौधे की ऊंचाई क्या हो सकती है? या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बोना होगा। ठीक है। फूल का रंग, यह समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई पादप पौधा है, ठीक है, और ये उसकी पत्ती हो गई, ये उसका पुष्प हो गया, ये मैं उसका फल बना देता हूं। ठीक है, तो ये आपका तना क्या हो गया जी? तना। ये तना हो गया, तो तने का उसने क्या किया? तने की ऊंचाई, या तो तना क्या होगा? लंबा होगा, और या तना क्या होगा? बोना। पहला लक्षण। फूल का रंग, ये जो पुष्प है, फूल को पुष्प कहते हैं, फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो फूल का रंग है, या तो क्या होगा? इसका रंग बैंगनी होगा, और या क्या होगा जी? सफेद। पूछ लेता है ये 7 में से एक क्वेश्चन बनता है, इन यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। या तो पौधा पुष्प का रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा, और या पुष्प का रंग कैसा होगा जी? आपका सफेद होगा। फूल की स्थिति, फूल की स्थिति अक्षीय। अक्षीय का मतलब क्या है? कि पौधे के बाहर की तरफ इस तरह से, और या अंत यानी कि अंदर की तरफ। फूल की स्थिति अक्षीय या अंत। उसके बाद में फली का आकार, ये जो फली बनाई है फली का आकार, या तो फली फूली हुई होगी इस तरह से, और या इस तरह से सुकड़ी हुई होगी। ठीक है, ये भी आपका समझ आएगा। फली का रंग, या तो फली का रंग हरा होगा, और या फली का रंग क्या होगा? पीला। बीज का आकार, बीज आकार या तो होगा गोल, और या होगा इस तरह से सिकुड़ा हुआ झुर्रीदार। देखते हैं मटर के पौधे में कई तो दाने प्योर गोल होते हैं, और कई क्या होते हैं? इस तरह से पिचके हुए से होते हैं। ठीक है, बीज का रंग पीला और हरा, यानी कि बीज या तो क्या होगा? पीला होगा, और या क्या? हरा होगा। एक बार फिर देखिए, तने की ऊंचाई या पौधे की ऊंचाई, लंबा या बोना, फूल का रंग बैंगनी या सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय या अंतः, फली का आकार फूला या सिकुड़ा, फली का रंग हरा या पीला, बीज का आकार गोल व झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला व हरा। ये इसने 7 लक्षण दिए थे यूज करने के लिए। ठीक है जी, 7 लक्षण मेंडल जी ने ले लिए। ठीक है, अलग अलग पौधे को अब वो उठाएगा, लेकिन अपने को सिर्फ जब अपने पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 ही लक्षण तक पढ़ेंगे, 7 के बारे में अपने नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 ही लक्षण को अपने पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं आगे बात। दिल थाम के बैठिए, करते हैं अपने शुरू। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, उसके बारे में आपको बता देता हूं। इन शब्दों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, फिर अपने डायरेक्ट नियम पे आएंगे। शब्द क्या है? कारक, फैक्टर या जीन। क्या होते हैं कारक, फैक्टर या जीन? समझना इस बात को। कारक, फैक्टर, जीन तीनों एक ही बात है। कोई वस्तु या कोई पदार्थ अपरिवर्तित यानी कि बिना बदले, अपरिवर्तित का मतलब होता है कि बिना बदले रूप से जनक से संतति पीढ़ी में जाती है। जनक से संतति पीढ़ी में जाते हैं, जनक से संतति पीढ़ी में जाएंगे। कैसे जाएंगे मैं आपको एक चीज बताता हूं, वैसे तो अपने आगे पढ़ेंगे। हीमोफीलिया ना एक बीमारी है, हीमोफीलिया एक बीमारी है, एक रोग है जिसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें अगर एक माता को या किसी फैमिली मेंबर को, एक जनक को हीमोफीलिया होता है, तो उसमें क्या होता है? अगर चोट लग गई तो उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, अब ये जो आगे गुण है ना हीमोफीलिया, ये जो रोग है, वो आने वाली संतति में अपने आप चला जाएगा, आने वाली संतति में डायरेक्ट चला जाएगा, तो वो अनुवांशिक हो गया। तो वो चीज किसके कारण होती है? यानी कि कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी वस्तु जो बिना परिवर्तित हुए, यानी कि बिना बदले रूप से जनक से, यानी कि माता पिता से, संतति में यानी कि उसके संतान में
पीढ़ी में आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और आनुवंशिकता की इकाई क्या है, आनुवंशिकता की इकाई है जी आपकी जीन। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी तक हमने बात कर ली कि सर इंसान होते हैं वो इंसान के जैसे होते हैं, इंसान होते हैं वो इंसान के जैसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, यानी कि इंसान तो इंसान के बच्चे को जन्म देगा। तो ये उसमें क्या हुआ, ये उसमें आ गई जी आपकी समानता। इंसान ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया तो उसमें क्या आई, समानता आ गई। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी हूबहू शक्ल आपकी मम्मी से आपके पापा से मिलती है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो सॉरी नहीं कह सकते, मिल भी जाती है इन केस, रेयर केस में मिलती है, लेकिन क्या नॉर्मली मिलती है? नहीं मिलती। तो वो क्या आई है, वो विभिन्नता आई है। वो भी किसके कारण होती है, वो भी इन जीन्स के कारण होती है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, हमारी शक्ल कहीं ना कहीं हमारी फैमिली मेंबर से थोड़ी बहुत मिलती है। जैसे अपने घरों में देखते हैं ना, क्या तेरी नाक तेरी मौसी वर्ग है, तेरी आंख तेरे मामे वर्ग की है, और कुछ और भी आपको एग्जांपल दे देते हैं घरों में ऐसे। तो वो क्यों होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, जीन की वजह से। और आपने देखा होगा जो आपके फ्रेंड है वो बिल्कुल आपकी जैसे कभी नहीं है, आपकी और इनकी जो शक्लें हैं वो कभी मैच नहीं होगी। ठीक है, तो जीन आ गया समझ में कि कोई ऐसा पदार्थ जो बिना बदले अगली जनक से अगली पीढ़ी में अपने आप चला जाएगा, तो वो क्या होगा, वो आपका जीन होगा। लीजिए अब करते हैं आगे बात, एलील क्या होते हैं, विपरीत लक्षणों के संकेतक। देखो अपने कोई भी चीज अपने लिखेंगे जैसे अपने अब लंबे पौधे को मैंने क्या लिखा था, अब अपने लिखेंगे जैसे लंबा पौधा तो टी टी, बुना पौधा टी टी, इस तरह से। तो ये जो मैंने लिखी है ना, ये एलील ही है, यानी कि संकेत रूप से है, जो क्या दिखा रहे हैं अपने को, विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं जिन्हें आप एलील बोलते हो, या क्या बोलते हो, युग्म विकल्पी, ये आपके एलील्स होते हैं। ठीक है जी। समयुग्मकी, समयुग्मकी वे क्या होते हैं, इसे बोलते हैं होमोजॉइट, समयुग्मकी या होमोजॉइट। समान लक्षणों वाले एलील, समान लक्षणों वाले क्या होते हैं, एलील। जैसे टी टी, ये दोनों कैपिटल है, ये कैपिटल है, यानी कि ये दोनों पौधे कौन से होते हैं, लंबे होते हैं। बताऊंगा अभी, अभी इतना याद रखो, ये दोनों पौधे लंबे हैं, शुद्ध लंबे, ये शुद्ध बने। तो इनके जो गुण सूत्र है, या जिन इनके गुण सूत्र तो नहीं कह सकते सॉरी, इनके जो आपके क्या है एलील्स हैं, ये जो एलील हैं दोनों क्या है, समान है, तो उसे समयुग्मकी। और विषम युग्मकी में, विषम युग्मकी को बोलते हैं हेटेरोजोइट, क्या बोलते हैं, हेटेरोजोइट बोलते हैं। असमान लक्षणों वाले एलील, देखो इनके लक्षण तो संयुक्त रूप से क्या हो गए, ये शुद्ध अशुद्ध लंबा होगा, लेकिन इसमें ये किसका गुण है, लंबे का, और ये किसका है, बुनने का, तो दोनों अलग अलग है, तो इसलिए इसे बोलते हैं विषम युग्मकी। चलिए आगे बात करते हैं, जीनोटाइप। जब अपने ये तीनों नियम पढ़ेंगे तो जीनोटाइप क्या होता है कि जीव के या पौधे के या संतति के जो जीन्स में या जो गुण सूत्रों में अनुपात आता है उसे बोलते हैं जीन प्रारूप अनुपात। और जो फिनोटाइप होता है, जो लक्षण से या बाहर से देखने से पता चलता है, उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप। जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीनों का जो आपको संतति प्राप्त होगी उसमें जो जीनों का अनुपात होगा वो होगा आपका जीनोटाइप। और पौधे को देख करके कितने पौधे लंबे हैं कितने बोने हैं वो आपका क्या होगा, देखने से आपको पता लगेगा, वो होगा आपका फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात। अब बात करते हैं एकल संकर संकरण, यानी कि इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। एक ही लक्षण के आधार पर मानकर संकरण करवाया जाए, यानी कि इसमें क्या होगा, पौधे का एक ही भी प्रयासी लक्षण दिया जाएगा, उसका संकरण करवाया जाएगा, तो एकल संकरण संकरण। और अगर पौधे के दो लक्षण लेकर अलग अलग लक्षणों को लिया जाएगा, उनके मध्य संकरण करवाया जाएगा, तो उसे बोलेंगे द्विसंकर संकरण। ये है जी आपकी हल्की फुल्की बातें। ठीक है, यहां से आपको अगर कंपटीशन में आप 10th लेवल तक की साइंस देख रहे हो तो यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसमें जो हल्की फुल्की बातें वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो 12th बेस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक अभी शुरुआत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगर नीट वाले बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो यार जो 12th क्लास में हैं वो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखें, मैं जो लिखवा रहा हूं उनको नोट करें और अपनी बुक्स में से पढ़ें। ठीक है, तो मेंडल ने नियम दिए थे 3। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम दिया था जी, प्रभाविता का नियम। इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रभाविता का नियम, पहला नियम है जी आपका प्रभाविता का नियम। चलिए इस प्रभाविता के नियम की अपनी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो जो आप में समझने में आपको दिक्कत आएगी। इस क्लास को आप क्या कीजिए, अपने यही समाप्त करते हैं। कल अपने इसके तीनों नियम पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विभवन का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है,
तो तीनों आपको एक बार घर से पढ़ने हैं। वैसे आपको ये सभी को आते हैं, टी, छोटा टी, बड़ा टी, ये सारी बातें आपको आती है, तो एक बार नजर दौड़ा लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में मैं आपको विद डायग्राम समझाऊंगा, क्योंकि अब इसमें कचरा हो जाएगा, तो आपको मैं पहले कल डायग्राम बना के रखूंगा, आपको आरामदारी से समझाऊंगा, उसमें कोई किंतु परंतु आपके लिए नहीं आएगी। तो इस क्लास को मैं करता हूं यहीं समाप्त, कल मिलते हैं इसी समय अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू के साथ। अब मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। विशेष सूचना ये है कि ये जो अपना टॉपिक है, ये और इसके बाद में आएगा डीएनए, ये दोनों टॉपिक लगभग बहुत लंबे चलेंगे, तो घबराना नहीं है, पेशेंस बना के क्लास में देखना। अगर ये टॉपिक आप जैसे कोशिका विभाजन मैंने 8 क्लास में कंप्लीट किया था, जिन बच्चों ने देखा है वो ईमानदारी से जरूर बताएंगे कि सर कमेंट सेक्शन में मुझे मत बताना, दूसरे स्टूडेंट को बताना कि बहुत अच्छा मैं समझ में आया, जो भी आपको फीडबैक देना है, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव फीडबैक दे सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सेल डिवीजन जो मैंने आपको करवाया उसका भी आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। अब अनुवांशिकता की क्लास देख लेना, उसके बाद में इसका फीडबैक मुझे देना आप कि सर क्या चीजें आपको नहीं बताई हैं जो आपको पहले नहीं पता थी। उसके बाद में अपन अनुवांशिकता के जो 3 नियम है उसकी बात करेंगे, फिर इसके भी कुछ अपवाद है उसकी बात करेंगे, ब्लड ग्रुप कौन सा कैसे होता है उसकी बात करेंगे, उसके बाद में आगे डीएनए, आरएनए, लैकोपेरोन वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, तो अपने सब की बातें करेंगे। तो तब तक इस क्लास को आराम से देखें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।